दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप साहब गए और उन्होंने अपना भाषण दिया। ऐसा भाषण मैंने कभी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से नहीं सुना है। मैंने कम से कम 15-20 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंगें अटेंड की हैं अपनी लाइफ में और अलग अलग देशों में करी हैं, लेकिन जो ट्रंप साहब ने कहा और जिस लहजे में कहा, इससे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सो कॉल्ड एक स्ट्रक्चर है, डेकोरम है, या जो वहां काम करने की शैली है, वो सब धरे के धरे रह गए। उन्होंने आके जो कहा और जिस अंदाज से कहा, उसको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो स्पीच नहीं सुनी तो आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट से या इंटरनेट पे जाकर उस स्पीच को पूरा सुन सकते हैं। करीब 120 मिनट की स्पीच है और जो बातें उन्होंने कही वो वास्तव में पूरी दुनिया में, चाहे आप पॉलिटिशियन हो या आप बिजनेसमैन हो, सबको हिलाने के लिए काफी थी। मैं आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूंगा जो उन्होंने कही, और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ट्रंप साहब गलत हैं या उनकी बातों में कुछ वास्तव में लॉजिक भी है। इस बात को हम आज चर्चा में लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं यहां आया हूं, मेरे को यूरोप पसंद है, बहुत अच्छी जगह है, ये शहर है, मैं पहले भी आया हुआ हूं और मुझे यहां आना पसंद है और बहुत सारे मेरे दोस्त यहां हैं जिनसे मैं मुलाकात करूं। बहुत औपचारिकता से उन्होंने शुरुआत करी। फिर उन्होंने कहा कि अक्सर आप लोग देखते हैं अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। अब मैं बताता हूं कि जो कार्रवाई मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, और उन्होंने एक एक करके गिनाना शुरू किया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा फार्मास्यूटिकल कंपनी, पूरी दुनिया में दवाइयां सस्ती मिलती हैं, अमेरिका के कंज्यूमर्स को 10 से 20 गुना महंगी दवाइयां अमेरिका में मिलती हैं। ये लूटमार मैं होने नहीं दूंगा। मैंने कंपनियों को बुलाया और उनको कहा कि आप जो दुनिया में सबसे कम रेट पे दवाइयां किसी भी देश को देते हो, उसी रेट पे आप दवाइयां अमेरिका के कंज्यूमर्स को दोगे। लोगों ने ऐतराज किया और ये कहा कि साहब, बाकी देशों में तो हमें रेट नहीं मिलते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट अमेरिका में कमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति को फोन किया कि भैया ये नहीं चलेगा, आप अपने दवाइयों के रेट बढ़ाओ ताकि हम कुछ रेट कम कर सकें। और जब उन्होंने नहीं माना तो हमने कंपनियों को कह दिया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बढ़ाएं। तो अल्टीमेटली फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइन पे आ गई। अब अमेरिका में दवाइयों के दाम 80 से 90% तक भी कम हो जाएंगे, यह उनका दावा है। फिर वो आए क्रेडिट कार्ड को लेकर। क्रेडिट कार्ड की कंपनियां 30%, 40%, 50%, 52% तक जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उनसे ब्याज लेती। अगर एक दिन भी आपका पेमेंट डिले हो गया तो वो कम से कम 30 से 35-40% तक ब्याज काट लेती। उन्होंने कहा ये लूटमार ठीक नहीं। मैं कांग्रेस में एक कानून लेके आऊंगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को 10% से ऊपर ब्याज लेने का अधिकार ही नहीं होगा, ताकि अमेरिका का जो कंज्यूमर है उसका लाभ हो। दोस्तों, ये सवाल इस बात का है कि क्या ये काम भारत सरकार नहीं कर सकती? इस पे भी सोचने की बात। फिर वो आए रियल एस्टेट के ऊपर कि मैंने ये देखा है कि जो छोटे छोटे घर हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, ये बड़ी बड़ी कंपनियां कई सारे घर खरीद लेती हैं और आम आदमी को घर नहीं मिलता, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं। जब मैंने इंक्वायरी करी तो पता लगा कि ये कंपनियां इसलिए घर खरीदती हैं क्योंकि घर खरीदने में ये कंपनी का एक्सपेंडिचर होता है और इस पे ये डेप्रिसिएशन क्लेम करती हैं। एक तरफ टैक्स बचाती हैं, दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन क्लेम करती हैं। फिर ये मकान किराए पे दे के उसका किराया भी कमाती हैं और दूसरी तरफ गरीब आदमी को, आम आदमी को घर नहीं मिलता है। उनका ये तरीका भी गलत है। इस कानून को भी मैं बदलना चाहता हूं और ये क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कंपनी जो आम आदमी के लिए घर बन रहे हैं, कंपनियां उसको नहीं खरीद सकती। ये बात भी मैं सुधारूंगा और इसके लिए कानून लेके आऊंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आजकल जो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर तमाशा चल रहा है, ये सब बकवास है।
मैं विंड एनर्जी के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से पूरी दुनिया को धोखे में रखकर और क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो टैक्स सब्सिडी दी जा रही है, बाकी चीजें दी जा रही हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं। पहले तो उन्होंने कहा ये विंड मिल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इनको लगने नहीं दूंगा, और अमेरिका में तो हम इनको हटा ही देंगे, एक भी विंड मिल हम नहीं लगने देंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो ये ई मोबिलिटी की बात आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो कि हम बैटरी वाली कारें चलाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएंगे, ये चाइना के लिए ठीक है क्योंकि उनके पास क्रूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो उनके लिए सूट करता है। अमेरिका के पास अपना क्रूड है, एनर्जी है, हम क्यों उस पर जाएं, हम क्यों अपना पैसा वेस्ट करें। और ये मूर्खता यूरोप ने करी, उनके पास भी एनर्जी नहीं है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जबकि वहां पे प्रोडक्शन उनके होता नहीं। सारी चीजें वो चाइना से ले रहे हैं और अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको बंद कर रहे हैं। मुझे तो इनके काम करने का तरीका समझ में नहीं आता, ये किस तरह से यूरोपियन काम करते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती। फिर उन्होंने कहा कि डिफेंस कंपनियां जो अमेरिका की हैं, इनको हमने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए। जब हमने इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए तो ये कहते हैं 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। तब मैंने इनसे ये पूछा कि भाई आप लोग प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा सकते, तो इन्होंने कहा हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो इन्होंने, ट्रम्प साहब ने ये कहा कि मैंने उनको बोल दिया आज के बाद आप में से किसी को कोई बोनस नहीं मिलेगा, आप कोई भी कंपनी अपने शेयर्स बाईबैक नहीं करेगी, जितना आप प्रॉफिट कमाओगे नई फैक्ट्रियां लगाने में लगाओगे जिससे प्रोडक्शन बढ़े, और अगर हथियारों की सप्लाई में 3 या 4 साल का टाइम है उसको घटा के 1 साल किया जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। हम इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। और ये क्लियर मैसेज है कि इनके बोनसेस, इनके जो इंक्रीमेंट्स, इनके जो दुनिया भर के ये लग्जरी में रहते हैं, पर्क्स लेते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, ये सब बंद होना चाहिए ताकि अमेरिका का उत्पादन बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। इसको लेके उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बात करी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, कि हम तो ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां खुद अपना पावर प्लांट लगाएं, सरकार के भरोसे क्यों बैठी। आपको बिजली चाहिए, कॉल सेंटर या आपका जो डेटा सेंटर के लिए आपको बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, आप अपना पावर प्लांट लगाइए, हम आपको परमिशन देते। और उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया कि जो बड़े बड़े अब डेटा सेंटर बनेंगे उनके कैप्टिव पावर प्लांट हों, हम इस तरह की पॉलिसी भी बना रहे हैं। फिर बात आती है नेटो को लेकर। नेटो में उन्होंने ये कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक अमेरिका ने पूरे यूरोप का खर्चा उठाया। अब मैं इनसे कह रहा हूं आप ग्रीनलैंड दे दो, तो ये नखरे कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ग्रीनलैंड के ऊपर जर्मनी का कब्जा हो रहा था। हमने अपनी फौजें भेजकर ग्रीनलैंड को भी छुड़ाया और डेनमार्क को भी बचाया। आज हम उनसे कह रहे हैं आप हमें ग्रीनलैंड हमारा दे दो। पता नहीं उस समय हम लोगों ने वापस ग्रीनलैंड क्यों दे दिया, उस समय गलती हुई, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अब हम इनसे कह रहे हैं प्यार से आप हमें दे दो। आप उस समय भी बचा नहीं पाए थे, अब आप कैसे बचा पाओगे। इसीलिए आपके हाथ से ये ग्रीनलैंड चला जाएगा, बेहतर है कि आप ये अमेरिका के हवाले कर दें। ये जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया। फिर बात आई घूम फिर के इमिग्रेशन को लेकर, कि जो लोग अपने गरीब देशों में खुद काम नहीं कर पा रहे, वहां से आते हैं और यूरोप और अमेरिका में एज ए इमिग्रेंट आते हैं, उनके पास स्किल सेट नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्यों आने देते हैं। अल्टीमेटली आपको लगता है ये सस्ती लेबर है, लेकिन इससे आपका जो सोशल फैब्रिक जो खराब हो रहा है, आप उसके बारे में भी सोचिए। उनका कल्चरल्स और वैल्यूज हमारे से बहुत अलग है, वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, अल्टीमेटली हमारे समाज का ही नुकसान करेंगे। तो जो यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। इस बात को भी उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया। अब मुद्दा आया घूम फिर के कि ग्रीनलैंड पे क्या आप हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था 4 दिन पहले, तब मैंने कहा था कि अमेरिका की फौज ने ट्रंप का साथ देने से मना कर दिया। आज ट्रंप साहब ने इनडायरेक्टली उस बात को माना कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर फौज का आक्रमण नहीं करूंगा।
हम प्यार से बात करेंगे, समझौता करेंगे और हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी जिसको वो ग्रीन लैंड बोलते हैं कि साहब बर्फ से ढका हुआ एक टुकड़ा है, आपके किसी काम का नहीं है, आप हमें दे दो, हमें वहां पे रेयर अर्थ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम वहां मिसाइल सिस्टम्स लगाएंगे। इससे यूरोप का भी फायदा होगा, ग्रीनलैंड का भी फायदा होगा, कनाडा का भी फायदा होगा, अमेरिका का भी होगा। तो कुल मिला के हमें वहां पे अपनी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट करनी है। गाजा को लेकर उन्होंने कहा कि गाजा में प्रयास जारी है, उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में वहां पे आपको डेवलपमेंट दिखेगा। यूक्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूक्रेन भी समझौते के तहत सॉल्व हो जाए। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा प्रयास बहुत है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति और जो रशिया के राष्ट्रपति हैं उनकी आपस में नहीं बनती है। अगर एक को मनाते हैं तो दूसरा तैयार नहीं होता है, दूसरे को मनाते हैं तो पहला वाला तैयार है। इस चक्कर में डिले हो रहा है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि साहब अमेरिका को पूरी दुनिया ने मिलकर लूटा है, इसलिए मुझे टैरिफ लगाना पड़ा। क्योंकि अल्टीमेटली जो अमेरिका का इतना बड़ा घाटा है वो इसीलिए है कि हम लोग डॉलर छापते रहे और पूरी दुनिया हमसे कमा के जाती रही और ये लूटमार चलती रही। अब ये नहीं होगा। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि आप स्विट्जरलैंड की लाइफस्टाइल को देखिए, इतना अमीर देश है, ये पैसा आया कहां से? ये स्विट्जरलैंड का जितना पैसा है ये सब अमेरिका का है। यहाँ की कंपनियां घड़ियां बनाती हैं या छोटे मोटे बाकी प्रोडक्ट बना के अमेरिका बेचती हैं और वहां से डॉलर कमा के यहाँ पे पूरी आराम की जिंदगी जीते हैं। अब मैंने उनसे ये कहा है कि आप के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर आप देखो तो आप हमसे कुछ नहीं खरीदते हो, आप सिर्फ हमको आके बेचते हो। तो जो स्विट्जरलैंड के साथ टैरिफ मतलब लगाने का पर्पज ये है कि जो ट्रेड डेफिसिट है मुझे उसको कम करना है। तो जब मैंने ये किया तो जो स्विट्जरलैंड की घड़ी की कंपनियां हैं ये आई हमारे पास कि इससे हमारी घड़ियां महंगी हो जाएंगी। तो हमने कहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आपके यहाँ से जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना है, आप सोचिए आपको क्या करना है। इसी तरह से उन्होंने बाकी देशों के लिए कहा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने मीटिंग में कही कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मेरे से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि इन सब ने मिलकर अमेरिका को खूब लूटा है। अपनी कंपनियों को टैरिफ फ्री खूब माल बेचा, अमेरिका से खूब पैसा बनाया, एग्जॉर्बिडेंट रेट पे अमेरिकन कंज्यूमर्स को माल बेचा, चाहे दवाइयां हो बाकी प्रोडक्ट्स हो, खूब पैसा बनाया अमेरिका से। और जब आज हम टैरिफ की बात कर रहे हैं तो ये सब आते हैं और कहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। कहने का मतलब ये है कि अब ये लूट क्या हम जारी रहने दें? जब तक मैं हूं मैं ये नहीं होने दूंगा। और यहां जितने लोग बैठे हैं उनको भी पता है कि दे हैव रॉब्ड अमेरिका, इसीलिए वो मेरे से आंख भी नहीं मिला पाते। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ट्रंप साहब ने जो एक कहा जाता था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी चलती है, हम घुमा फिरा के एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में बातें करते हैं, वहां पे ट्रंप साहब ने आके वही कहा जो अपने व्हाइट हाउस से बोलते हैं या अमेरिका में किसी फोरम से बोलते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस फोरम पे हैं, उनको जो अपनी बात कहनी है वो कह दी जाती है। उनके जो बाकी मंत्री हैं, मैं उनके भी इंटरव्यू देख रहा था दोस्तों, वहां भी जिस तरह से वो बेबाकी से बात कर रहे थे कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगर आपने टैरिफ लगाया तो यूरोप टैरिफ लगाएगा, फिर आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा अगर टिट फॉर टैट का गेम खेलना है तो खेलें, हम भी और टैरिफ लगा देंगे, रिटेलिएशन में फिर काम होगा। तो जैसा वो हरकत करेंगे उसका जवाब दिया जाए। तो इसीलिए हम बहुत क्लियर हैं, अमेरिका को हमें सुधारना है, अमेरिकन इकोनॉमी को सुधारना है, अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, जो लोन बुक है उसको कम करना है। और ये तभी होगा जब अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा और ट्रेड डेफिसिट कम होगा। इसी मुद्दे पर लेके पूरी चर्चा रही। बड़ा इंटरेस्टिंग भाषण था दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। और ट्रंप के अपने अंदाज में जो हाइलाइट्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी। उम्मीद है आपको जिस समझ में आ गया होगा कि इसका सार क्या था इस पूरी वार्ता का। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी
एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।